बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि हम दिसंबर तक पहुँच गए और अल्लाह का शुक्र है कि खैर खैरियत से पहुँच गए। बहुत सी डिफरेंट चीज़ें हुई पाकिस्तान में, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। फ्लड्स की वजह से बहुत से कुछ नेगेटिव असरात हमारे मुल्क पे आए, हमारे बहुत से प्यारे प्यारे से सिटीजन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुए, लेकिन बहुत से लोगों की सपोर्ट और हेल्प के बेस के ऊपर चीज़ें बेहतरी की तरफ भी गईं और अभी भी जा रही हैं। फिर एक रिमाइंडर देना चाहूँगी व्यूअर्स कि जो लोग फ्लड्स के लिए डोनेट करते रहे हैं, प्लीज़ दिसंबर का महीना है, सर्दियां हैं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को ज़रूर याद रखें जो फ्लड इफ़ेक्टीज़ हैं, क्योंकि इस वक्त शदीद सर्दी है। कुछ ऐसे इलाकों में स्पेशली जहाँ पे जब हम पंजाब साइड की बात करते हैं, केपी की साइड केपीके की साइड की बात करते हैं, इट इज़ सो कोल्ड। और इवन सिंध में आपको पता है कि शाम को जब एक दफ़ा सूरज डूब जाता है, गुरूब हो जाता है, तो उस वक्त भी बहुत सर्दी होती है। सो प्लीज़ हमारे फ्लड इफ़ेक्टीज़ को आपने ज़रूर याद रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कितना रोमांटिक सा गाना क्यों हमने लगाया एंट्री पे। रीज़न ये है कि क्योंकि दिसंबर को हमेशा एक रोमांटिक महीना कहा जाता है। अब बाय द वे रोमांस सिर्फ मर्द और औरत के बीच में नहीं होता। रोमांटिक पोइट्री, रोमांटिक सीनरी, ये सब चीज़ें जो हैं ये उस ताल्लुक़ से हट के भी होती हैं। कभी कभी कहते हैं ना कि कितना रोमांटिक माहौल है, एज इन बारिश हो रही होती है, हल्के हल्के क्लाउड्स होते हैं स्काई में, बट दिसंबर में जनरली जो है बड़ा ही प्यारा सा मौसम और बड़ा प्यारा सा समा होता है। और बहुत से जो गाने भी हैं रोमांटिक वो दिसंबर में ही रिलीज़ किए जाते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। आज मैं ये ज़रूर याद कराना चाहूँगी कि 1 दिसंबर है, साल का एंड शुरू हो गया है, क्योंकि जैसे ही 1 दिसंबर आता है तो काउंटडाउन शुरू हो जाता है ना, और 2023 की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट आज का दिन। अच्छा, 1 दिसंबर एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे मैंने डिस्कस करना है। दिसंबर 1 को इंटरनेशनल एड्स डे के तौर पे मनाया जाता है, लोगों को अवेयरनेस दी जाती है। इस बार की थीम है इक्वलाइज, यानी कि चीज़ों को बैलेंस में वापस लेके आना। अवेयरनेस लोगों को एड्स के बारे में देना, HIV के बारे में देना कि ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इससे हम सेफ़ कैसे रह सकते हैं। फिर उसके साथ साथ पहले भी जो HIV से रिलेटेड इक़दामात लिए जा रहे थे, स्टेप्स लिए जा रहे थे इसको इरेडिकेट करने के, ख़त्म करने के या रिड्यूस करने के, वो स्टेप्स जो हैं वो काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हुए और डैमेज हुए कोविड की वजह से। और कोविड की वजह से क्योंकि लोगों की ट्रीटमेंट्स और बहुत सी चीज़ें मुतासिर हुई, तो अब चीज़ें रीस्टार्ट हो रही हैं। तो इसलिए स्लोगन है इक्वलाइज, यानी कि चीज़ें वापस बैलेंस में आ जाएं। एड्स की ट्रीटमेंट में लोगों को इक्वल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए इलाज की, और इक्वल हेल्थ से जो है वो कनेक्शन उनकी होनी चाहिए। तो आज के दिन हम यही बात करेंगे कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपके पास सेहत है तो आपके पास हर किस्म की जो है वो मतलब हर ख़जाना आपके पास आ जाता है, क्योंकि हेल्दी इंसान हर चीज़ को एंजॉय कर सकता है। जो इंसान सेहतमंद नहीं होता वो अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी, खूबसूरत से खूबसूरत मौके को भी एंजॉय नहीं करता। अब कुछ चीज़ें जिनका हमें ख्याल रखना है व्यूअर्स, हम लोग क्या सारे ही फार्मेसी पे जाएंगे, वहाँ पे जो बंदा होगा, कंपाउंडर जिसको बुलाते हैं लोग अक्सर, उन्हें कहेंगे कि जी मुझे फ़लाँ टीका लगा दें, तो वो टीका भी लगा देगा। अब उसको टीका लगाना आता है कि नहीं आता, उसके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है ये काम करने की कि नहीं, ये तो हम बॉदर ही नहीं करते ना चेक करना, हम बस चले जाते हैं। अब आजकल फ्लू शॉट का है, तो मुझे किसी ने कहा कि हाँ मैं गई थी, मैंने जाके फार्मेसी घर के पास है उससे जाके लगवा लिया। मैंने कहा वो बंदा प्रॉपर मतलब क्वालिफाइड नर्स है, डॉक्टर है, क्या है? नहीं, वो लगा देता है टीका। ओ भाई, जो टीका मसल में लगना है वो मसल में लगना है, जो आपकी वेन के अंदर जाना है टीका, यानी ब्लड में जाना है वो ब्लड में जाना है। हमें बहुत एहतियात से आगे बढ़ना चाहिए, बिला वजह किसी के पास भी मुँह उठा के नहीं जाना चाहिए। और उसके साथ साथ सिरिंज कौन सी इस्तेमाल हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्स फैलने का एक बहुत बड़ा तरीका ये भी है कि किसी इंसान जो HIV पॉजिटिव है उसको इंजेक्शन लगाया और फिर उसी सिरिंज या उसी इंजेक्शन को इस्तेमाल किया किसी और को लगाने के लिए। जब आप खून डोनेट करने के लिए जाते हैं तो मेक श्योर कि नई ब्रांड न्यू इक्विपमेंट आपके सामने उस वक्त खोली जाए, और जब वो इक्विपमेंट इस्तेमाल हो जाए तो उसकी नीडल तोड़ के उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि सिरिंजों का बहुत ख़ास ख्याल रखें। इवन हॉस्पिटल्स में देखें कि क्या नई सिरिंज खोली जा रही है
जब तक चीज़ें ब्रांड न्यू नहीं है तब तक आपने उनको इस्तेमाल नहीं करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और ये नहीं कि मियाँ को एक सुई लगी तो बीवी ने कहा कि अच्छा जी मुझे भी उसी से इंजेक्शन लगा दें कि पैसे बच जाएंगे। प्लीज़ इस किस्म की चीज़ें ना करें। 5, 10, 15, 20 रुपए का इंजेक्शन होते हैं, इतने एक्सपेंसिव नहीं होते सिरिंज कि हम अपनी ज़िंदगी को एट रिस्क करें। अच्छा, उसके साथ साथ एक और कॉमन प्रॉब्लम दांतों की। अब दांतों में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, किसी बंदे ने एक ठेला सा लगाया हुआ है आपके मोहल्ले के अंदर, आप उस ठेले पे जाके अपने दांत निकलवा लिया या दांतों का कोई काम करवा लिया। देखें, मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएं, ये देखें कि वो प्रॉपर डेंटिस्ट है, वो साफ़ इक्विपमेंट का इस्तेमाल करता है और क्या उसको अपना काम आता भी है कि नहीं। प्लीज़ व्यूअर्स, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तहे दिल से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ बी केयरफुल। ये चीज़ें कहने को छोटी छोटी, हाँ तो हम एक ही दफ़ा गए थे डेंटिस्ट पे, वो एक ही दफ़ा की मार है जिसमें खुदा न खास्ता इंसान HIV पॉजिटिव हो सकता है और भी बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं एक दूसरे से, क्योंकि डेंटिस्ट के जो औजार होते हैं, जो उनकी इक्विपमेंट होती है, वो आपके मुंह में भी जानी है और 10 और लोगों के मुंह में जानी है सेम डे। इसलिए क्योंकि हर बार नई इक्विपमेंट तो नहीं खरीदी जा सकती। अब उस इक्विपमेंट का स्टेरलाइज होना, साफ़ सुथरा होना और उसको बिल्कुल पाक साफ होने के करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, उसके लिए भी आपको इक्विपमेंट चाहिए होती है। लेकिन अगर आप किसी भी रैंडम बंदे के पास जाएंगे, वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और वैसे भी आप सोचें कितनी गंदी बात है कि किसी और के मुंह की चीज़ आपके मुंह में जा रही है साफ़ किए बगैर। ये बात हो गई। और एक तीसरी जगह जहाँ पे हम मार खाते हैं वो है बार्बर्स, यानी कि जब हम नाई के पास जाते हैं। नाई के पास बाल कटवाने के लिए गए, आपने बॉदर ही नहीं किया चेक करना, या शेव बनाने के लिए गए। अब याद रखें, शेव बनाने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल होता है। चलो हेयर कटिंग में तो सिज़र यूज़ होती है, लेकिन उसका भी स्टेरलाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं फेस के मतलब बालों को ट्रिम करने के लिए या बियर्ड को ट्रिम करने के लिए, कभी ना कभी कट तो लग ही जाता है। अब उसके ऊपर अगर किसी का इन्फेक्टेड खून पहले का लगा हुआ है और वही अगर आपके मुंह पे लगेगा तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। सो नाई के पास जाने से पहले, डेंटिस्ट के पास यानी कि दांतों के डॉक्टर के पास जाने से पहले को सिरिंजे, मतलब डॉक्टर के पास भी अगर आप जा रहे हैं तो देखेंगे वो जिस भी चीज़ से आपको इंजेक्शन लगा रहे हैं वो नीट एंड क्लीन हो और ब्रांड न्यू हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिक सर्विस मैसेजेस आपको देने ज़रूरी थे, क्योंकि मैं नोटिस कर रही हूँ कि आजकल काफ़ी ज़्यादा लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है। ऑब्वियसली ज़ुकाम, खांसी वगैरह, कुछ लोग वैसे ही कहते हैं कि जी ताकत का इंजेक्शन हमने जाके लगाना है। बाय द वे, ताकत के इंजेक्शन में हाथ जोड़ें, उनसे जान छुड़ाएँ। विटामिन B कॉम्प्लेक्स लेना शुरू कर दें। जो आपको असर इंजेक्शन लगाने से होना है वही आप अगर पूरा महीना B कॉम्प्लेक्स लेंगे तो आपकी सेहत बिल्कुल सेट हो जाएगी। ये जो कहते हैं ना वो मैं इंजेक्शन लगाया मैं बहुत बेहतर महसूस हुआ, क्योंकि वो विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो होता है वो वैसे ही आपको एनर्जी बूस्टर के तौर पे लगाया जाता है। अगर आप रेगुलर उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो प्लीज़ बी केयरफुल, जान है तो जहान है। अच्छा, अगर आपने हमारे साथ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, अपनी कोई फीडबैक शेयर करनी है, 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अब बढ़ते हैं शेफ़ कोमल मलिक की तरफ, जो बहुत मोहब्बत प्यार से मूलियाँ काट रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मूलियाँ भी एक सर्दियों की सौगात है, सैलेड है जी। अच्छा, मैं कुछ जब बातें कर रही थी तो आप बड़े गौर से सुन रही थी। खैरियत? वैसे मतलब कि टॉपिक एड्स का अच्छा है और हमें केयर करनी चाहिए, क्योंकि किसी की वजह से आपको, और फिर वही बात है कि लोग एड्स को तो वैसे ही लोग हवा बनाया हुआ, हवा बनाए हुए। देखें, अब किसी को व्यूअर्स, मेरा पॉइंट ये है क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब तो हो गया ना जी। पिछली बात को छोड़ें, अगले के इलाज की तरफ बढ़ें, अगले को प्रोटेक्ट करें, अगले को सेफ करें, ना कि हम उसको ये महसूस करें कि तुम तो कोई बहुत ही बुरे या गंदे इंसान हो या गंदी औरत हो। फिर लोग डर के मारे अपना इलाज नहीं कराते। और व्यूअर्स, ये एक जानलेवा बीमारी है, इसको मैनेज करना पड़ता है और सारी ज़िंदगी मैनेज करना पड़ता है। ये ख़त्म नहीं हो जाती 4 दिन दवाई लेके, सारी ज़िंदगी आपने अपनी ट्रीटमेंट करानी है। तो एक तो अपने आप को महफूज रखें और ये स्टिग्मा हटाएं और लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करना छोड़ दें। हमें तो मौका चाहिए होता है लोगों को बुरा भला कहने का। भाई, अगर एक बंदा ऑलरेडी बीमार है, तकलीफ़ में है, उसको मज़ीद अजियत देना ताने दे के या उसको बुरा भला कह के, ये कहाँ की इंसानियत है जी। रेसिपीज जी, आज मूलियाँ क्यों कट रही हैं? वो मैं सैलेड बना रही थी। आज ज़रा मौसम सर्दियों का है तो ज़रा सैलेड और रायता वगैरह ज़रा अच्छा लगता है। वैसे हम बना रहे हैं मखनी कोफ्ता कढ़ाई बना रहे हैं,
इसलिए मैं उसके साथ ज़रा सैलेड और रायता वगैरह बना So let's go towards our जी first मैं recipe. इसकी रेसिपी बता देती हूँ। मखनी कोफ्ता कढ़ाई की कीमा गाय का या मटन का 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, डब्बा रोटी 4 स्लाइस, क्रीम 4 खाने के चम्मच, खसकास 4 खाने के चम्मच, खोपरा 4 खाने के चम्मच, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, बादाम 2 खाने के चम्मच, प्याज 2 कप, हरी मिर्चें 8 से 10 अदद। ये सारा कुछ है जो हम चिकन कीमे को मैरिनेशन के लिए करेंगे। कढ़ाई मसाले के लिए घी 1 कप, तेल 1 कप, टमाटर 8 अदद, सुर्ख मिर्च कुटी हुई 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च 1 खाने के चम्मच, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, जीरा भुना हुआ 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें 8 अदद, क्रीम आधा कप, मक्खन 120 ग्राम, कढ़ाई मसाला 4 से 5 खाने के चम्मच। इसमें हम ये करेंगे कि हम लोग गाय का या मटन का कोई भी कीमा आप ले सकते हैं। लेकिन कोफ्ते में जब भी बनाती हूँ, जब भी नहीं, अगर एक दफ़ा कोफ्ते नहीं टूटे तो दूसरी दफ़ा तो टूट जाते हैं। ये है कि उसकी बाइंडिंग हमेशा खुल जाते हैं। उसकी बाइंडिंग के लिए जो उनसे है कि ब्रेड जो उनसी है मैंने इस पे लिखी हुई है। लेकिन मैं तो डाइट करती हूँ ना, तो मैं ब्राउन ब्रेड है वो डाइट नहीं, मैं ब्रेड नहीं मैंने डालनी, तो ब्रेड की जगह मुझे ऑल्टरनेटिव उसकी जगह फिर आप वो खुश्क चने जो उनसे होते हैं ना, हाँ, वो डाल सकते हैं। यानी कि बेसन भी डाल हाँ, बेसन या खुश्क चने खुश्क चने वो डाल, क्योंकि होता ये कि व्यूअर्स बेसन क्योंकि मैदे से नहीं बनता, तो वो इसलिए क्योंकि वो एक्चुअली चनों से ही बनता है ना, सो वो फिर यूज़फुल हो जाता है। वो भी आप यूज़ कर सकते हैं एज एन अल्टरनेटिव। इसके लिए आप ये है कि कीमा ले लें, उसमें प्याज, हरी मिर्चें और डबल रोटी जो सी है वो आपने दूध के अंदर डाल के डिप करके और उसको निचोड़ के जो सा उसका वो गूदा है वो डालना है। और प्याज को भी निचोड़ना है, क्योंकि प्याज हम सबसे ज़्यादा कोफ्ते टूटने की वजह भी यही होती है कि प्याज का पानी नहीं निकालते, जिसकी वजह से भी कोफ्ते टूट जाते हैं। और ये डाल के और इसमें जितने मसाले जो मैंने कीमे में बताए हैं वो सारे डाल के इसके मिक्स करके इसको बॉल की तरह बना लें। और फिर कढ़ाई के लिए है कि आपने ऑयल लेना, उसमें थोड़ा सा लहसुन डालें, लहसुन डालने के बाद उसमें टमाटर डालें, टमाटर जब सोटे हो जाएं तो उसके अंदर क्या कहते हैं क्रीम, फ्रेश क्रीम, मक्खन, क्योंकि मैंने इसमें बताया कि मखनी हांडी है तो ज़रा फ्रेश क्रीम मक्खन डलेगा तो वो ज़्यादा अच्छा, भुना हुआ ज़ीरा, और इसके साथ साथ कढ़ाई मसाला, क्योंकि हम लोग इसको वो भून नहीं रहे क्योंकि हम फ्राई कर रहे हैं अपने कोफ्तों को, तो इसमें ये है कि हम कढ़ाई मसाला डालेंगे ताकि उसका थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस हो जाए। और जो आपने कोफ्ते फ्राई किए हैं वो उसके अंदर शामिल करके, और जब तक उसका जो मक्खन है उसकी लेयर थोड़ी सी ऑयल जो सा जिसे कहते हैं थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तो फिर आप इसको उतार लें बस। अच्छा, मेरी खाला ने एक बड़ी अच्छी टिप दी थी, मैंने उनको ये कहा, मैं कहा जी भी अजाब है, हर वक्त कोफ्ते खुल जाते हैं, स्पेशली नरगिसी कोफ्ते, क्योंकि उनके अंदर अंडा होता है तो वो उसके ऊपर लगाते हैं, वो खुद ही स्प्लिट हो जाता है। उन्होंने कहा कि देखो प्याज अगर ज़बरदस्ती डालना, कहती है अव्वल तो मैं प्याज डालती ही हूँ कोफ्तों में, अगर प्याज डालने हैं तो जो फ्राई प्याज होते हैं ना, जो ड्राई हो चुके होते हैं, आपने फ्राई कर लिया, उनका उसमें से ऑयल निकाल लिया, आप उनको भी ग्राइंड करके उसमें डाल सकते हैं, जायका वही आ जाता है, बल्कि ज़्यादा मज़े का हो जाता है। एंड आप तो फ्राई करके कोफ्ते डाल रहे हैं, बहुत से लोग जो है मसाला तैयार करके, अगर आपने उसकी बाइंडिंग प्रॉपर किया ना तो आपको फ्राई भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, आप डायरेक्टली भी डाल के थोड़ी देर स्टीम देंगे तो वो खुद ब खुद। और हर बंदे का अपना तरीका होता है, अब घर से जो आपने रेसिपी सीखी होती है मतलब वही लेके चलते हैं। एंड देन देयर बी रायता एंड सलाद जो है वो मैं कचूमर सैलेड बना रही हूँ, क्योंकि आजकल फ्रेश सब्जियां हैं तो सारी फ्रेश सब्जियां यूज़ कर रही हूँ। और रायता, अच्छा गाइस, कचूमर सैलेड का मतलब सिर्फ टमाटर और प्याज और खीरा नहीं होता, जैसे कि ये मूलियाँ कट कर रही हैं, खीरा भी है, इसमें गाजर भी जा सकती है, टमाटर है, बंद गोभी है, यू कैन पुट लॉट्स ऑफ थिंग्स इनसाइड। इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि व्यूअर्स देखें, सब्जी अगर खानी है और फ्रेश खानी है तो मैक्सिमम उसके अंदर चीज़ें डालें ताकि आपको उसका बेनिफिट भी हो। सब्जियाँ सिर्फ खानों के अंदर, सालनों के अंदर डालने के लिए नहीं यूटिलाइज करनी चाहिए। और बहुत अच्छा किया कि आप सैलेड बना रही हैं, बिकॉज कोफ्तों के अंदर कोई इस टाइप की चीज़ नहीं जा रही ना। जी बिल्कुल। और रायते के लिए सिर्फ मैं नमक, काली मिर्च और जीरा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वैसे ही वो बहुत मसाले वाला है तो ज़रा माइल्ड सा रायता होगा ना, तो उसके साथ फिर मैं परफेक्ट। छोटी सी ब्रेक लेंगे, कोमल अपना काम करती रहेगी और हम जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ फैशन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं अबाउट दिसंबर बीइंग अ रोमांटिक मंथ तो फिर उसमें तैयारियां भी तो बहुत सी होती हैं, और यही वो टाइम है स्पेशली दिसंबर और जनवरी, इतनी शादियां, इतनी तैयारियां, और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उनके नेल्स भी अच्छे लगे, जनरली वो कपड़े भी अच्छे पहने। तो व्हाट फैशन इज़ इन, व्हाट इज़ आउट, प्लस हाथ कैसे खूबसूरत दिखाएं, ये सब बातें होंगी ब्रेक के बाद। Welcome back from the break, viewers.
सर्दियां जब आ जाती हैं तो सबको एक्स्ट्रा फैशन आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज़्यादा आना जाना होता है, इतना ज़्यादा लोगों से मुलाकातें होती हैं, लेकिन क्योंकि सर्दियां होती हैं तो फैशनेबल होना ज़रा मुश्किल हो जाता है। क्या पहने, क्या करें, हमें गाइड करने के लिए एक बेहतरीन और बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी हैं। शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ह्यूमन बीइंग्स एंड वन ऑफ माई फेवरेट डिज़ाइनर्स। नताशा खान हमारे साथ हैं और ख़ुद बाय द वे बहुत ही बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आपसे मैं नताशा जी अभी 2 मिनट में बात करूंगी। आपके साथ जो बच्चा बैठा हुआ है ना, उससे ज़रा मुझे काम है तो मैं वो काम स्टार्ट करवा दूँ। सना तूर हमारे साथ हैं। आप ख़ुद भी एक नेल एक्सपर्ट हैं और अपना एक बहुत ही बेहतरीन सैलून भी रन करती हैं, जहाँ पे लोग आते हैं स्पेशली जेलिश नेल्स कराने के लिए, फ्रेंच, ओम्ब्रे, एक्रिलिक्स और नेल आर्ट के लिए। नेल्स हुए भी होते हैं तो लोग इनके पास जाते हैं कि भाई नेल आर्ट आप ज़रूर कर दें। तो वीव गॉट सना तूर विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सना, लेट्स गो टू योर स्टेशन जहाँ पे हमने सेटअप लगाया हुआ है, क्योंकि व्यूअर्स अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि यार एक्रिलिक में तो 4-4 घंटे लग जाते हैं और नेल आर्ट तो बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा महंगा होता है, ख़राब ना हो जाए हमारे नेल्स। तो आज आपको ऑन एयर ही हम क्लैरिटी देंगे। हमारे साथ एक बेहतरीन मॉडल भी हैं, शाहीन गिलानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके ऑलरेडी लगे हुए हैं ना एक्रिलिक नेल्स? हाँ। ज़रा ऐसे करके हमारे व्यूअर्स को दिखाएंगी? व्यूअर्स ये चेक करें, ये हैं इनके ऑलरेडी हुए हुए एक्रिलिक नेल्स। इनके ऊपर हम आपको नेल आर्ट करके दिखाएंगे, राइट? बट उससे पहले नेल्स लगते कैसे हैं, आइए सना, लेट्स जस्ट स्टार्ट दैट प्रोसेस। इनकी जो ब्रिलियंट नेल टेक्नीशियंस हैं हमारे साथ हैं, वी हैव सिद्रा एंड अमीरा विद अस। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ हमारी मॉडल है, नहीं बैठ जाओ मेरा बेटा, आपको बैठ के ही काम करना है। ये हमारे साथ आयशा हैं, ये अपने नेल्स करवाना चाहेंगी। बेटा अगर एक दफ़ा अपने हाथ दिखा दें, बिकॉज बहुत से यंग लोग होते हैं वो कहते हैं हमने अपने नेल्स कराने हैं क्योंकि हमारे नेल्स हुए नहीं हुए। तो आप अगर ये देख रहे हैं तो इनके नेल्स बिल्कुल भी नहीं हुए हुए और मैं दोनों हाथों के दिखाना चाहती हूँ। हम आपको ऑन एयर ही करके दिखाएंगे सो दैट यू कैन सी द डिफरेंस कि जब नेल्स नहीं हुए होते तो कैसी लुक आती है और जब नेल्स हो जाते हैं तो कितना डिफरेंस क्रिएट होता है। मुझे बड़े लोग कहते हैं ओ आपके हाथ बड़े प्यारे हैं। मेरे हाथ अच्छे इसलिए लगते हैं, मेरे हाथ एक्चुअली नहीं प्यारे। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मेरे क्योंकि नेल बेड बहुत छोटा है। अगर अब ये देखें, क्योंकि मेरा नेल बेड बहुत ज़्यादा छोटा है, जब मेरे नेल्स लंबे नहीं होते तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और मेरे हाथ काफ़ी वो भद्दे से लगते हैं, विच इज़ वाई मेरे नेल्स हमेशा लंबे होते हैं। पीपल ऑलवेज से कि आप कभी शॉर्ट नहीं करती नेल्स। मैंने कहा शॉर्ट कर लिया ना आप लोग की चीखें निकल जाने कि ये किस किस्म के हाथ है। सो ज़रूरी नहीं है कि नेचुरली आपकी हर चीज़ अच्छी हो, पर थोड़ा सा आप इन्हांस ज़रूर कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद आयशा जी। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करते हैं हमारे व्यूअर्स को। जी, सबसे पहले हम इनके जो डेड स्किन है, क्योंकि आपने कभी एक्रेलिक्स नहीं करवाया ना, तो हम इनकी डेड स्किन रिमूव करेंगे, अच्छे से मैनिक्योर करेंगे ताकि हम जो एक्रेलिक्स इन पे लगाएंगे वो अच्छे से फिक्स हो सके, उनकी ग्रिप अच्छे से आ सके। तो आप यहाँ पर मूव कर लेंगी। हम इनको यहाँ पे मूव कर, यहाँ पर कर लेना क्योंकि वो फ्रंट होता है ऐसे साइड। आ जाओ बेटा। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल मूव। मैंने कहा आपको बता दें कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। आ जाओ बेटा, आप यहाँ पे बैठ जाओ और अब इनकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। बिफोर दिखाना इसलिए व्यूअर्स ज़रूरी होता है कि वरना आप लोग घूम के कहते हैं कि भाई ये तो करके आ गए हैं, तो हमें क्या पता। सो एक हम लगाना आपको दिखाएंगे और उसके बाद हमने आपको नेल आर्ट भी करके दिखाना है ऑन शाहीन्स हैंड्स, राइट जी। सो अब आप अपना काम ओवरसी करती रहिएगा। मैं ज़रा यहाँ पे आ जाती हूँ और नताशा जी से बात करती हूँ। अच्छा नताशा जी, ये बताइए कि जब हम विंटर ट्रेंड्स की बात करते हैं, विंटर फैशन की बात करते हैं, तो लोगों को क्यों इतना मुश्किल लगता है तैयार होना विंटर्स में? लगता था, अब इतनी ज़्यादा नई टेक्निक्स, नए फैशन ट्रेंड्स आ गए हैं कि अब हम फुली कवर्ड भी हो सकते हैं और फिर भी खूबसूरत लग सकते हैं। तो अभी चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, सो वी कैन मिक्स एंड मैच थिंग्स एंड वी स्टिल लुक प्रिटी। विंटर में कलर्स कौन से इन हैं आजकल? आजकल ज़्यादा जो है, एक तो हमने ये येलो मस्टर्ड्स बहुत ज़्यादा है, रेड है, ग्रे है और ऑलिव है, ये कलर बहुत ज़्यादा इन है। ब्लैक तो हमेशा ही विंटर में इन होता है ना। ब्लैक तो खैर इट्स एन ऑल ईयर राउंड थिंग। ब्लैक वाइट हो गया, बट विंटर में वाइट पावर सूट्स भी बड़े अच्छे लगते हैं। पावर सूट अच्छे लगते हैं, लेकिन उसमें आजकल हर बंदा पहन नहीं सकता। प्रिंट जो है उसमें वो मिक्स एंड मैच कलर्स में आ रहा है, वो भी बहुत खूबसूरत ट्रेंड है। कैन वी कम टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स दैट यू हैव ब्रॉट, बिकॉज मैं चाहूँगी कि हम इस पर डिस्कस कर सके, क्योंकि जब हम सर्दी का सोचते हैं तो हमेशा इंसान के जहन में आता है स्वेटर। जी,
अब सिर्फ स्वेटर जो है शलवार कमीज के ऊपर, अगर जैसे कि ये आउटफिट है, इसके साथ मैं शॉल पहन लूँ तो वो तो ठीक है, लेकिन जब इस आउटफिट के ऊपर मैं स्वेटर चढ़ा लूंगी बहुत बुरा लगेगा। एक ज़माने में मुझे ये होता था कि मेरा आउटफिट ना ख़राब हो, उस वक्त खैर बहुत स्लिम भी थी, तो मैं नीचे ना एक स्वेटर वेस्ट पहन लेती थी, तो कुछ हद तक चेस्ट कवर्ड रहता था, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सर्दियों में वो यही कहते हैं ना कि छाती को कवर करना है आपने, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, और व्यूअर्स प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल करना है। बट व्हाट डज वन डू देन? जी, अभी देखें, आज हमने सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल सेट की है कि देखें ये एक हाई नेक के साथ हम बहुत डिफरेंट चीज़ें करके खूबसूरत लग सकते हैं। दिस इज जस्ट द पैंट एंड वेस्टर्न का हम आज लुक ज़्यादा दिखा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ आइडियाज़ ईस्टर्न के साथ भी दूंगी बाद में। आप लोग हमेशा कहते हैं ना कि भाई ठीक है शलवार कमीज बहुत हर कोई पहनता है और एंजॉय करता है, बट अब थोड़ा सा ज़माना बदल गया है, तो वेस्टर्न आउटफिट्स की तरफ लोग जा रहे हैं, एज लॉन्ग एज फुली कवर्ड हो, फुली कवर्ड, और उसमें फिर वार्म भी रहती है बॉडी, और ये हाई नेक्स पहन के तो आपका पूरा जिस्म जो है कवर हो जाता है। अब हम इसमें देखें ट्रेंड में जाते हैं तो ये हम एक खूबसूरत स्कार्फ से इसका पूरा लुक चेंज हो जाएगा। जुगन ये पहले बहुत एक क्लासी और ड्रेसी लुक दे रहा था ऑफिशियल, और ये अब इससे आप इवनिंग को भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप जा रहे हैं तो देखिए ये इसके साथ ब्लेंड हो रहा है इस तरीके से। वंडरफुल। और बाय द वे शलवार कमीज के ऊपर भी आप ये स्कार्फ पहन सकते हैं। जरा यहाँ पे जो आप सब चीजें लेके आई हैं वो भी मैं दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे आ जाए नताशा जी, जाके आपके चेहरा मुबारक भी लोगों को नजर आ जाए। अच्छा, अब ये देखिए, ये आप शलवार कमीज पे भी पहन सकते हैं, जैसे जुगन आपने पहना, ये इसके ऊपर कैरी हो सकता है, जस्ट लाइक अ कैप। इट्स अ केप। अच्छा, ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाते हैं ना व्यूअर्स। अच्छा, ये नीचे आपको ऐसे जाना, एक मिनट, मैं समझ नहीं आ रही है पहनना। कोई गल नहीं, तो अनु सब समझ आ जाएगा फिर। एक तो आधा प्रॉब्लम ये होता है ना कि दुकान में जाते हो, चीज देखते हो, कहते हैं ऐसे ये किस तरह पहनना, बंदा छोड़ देता है कंफ्यूजन के बारे में। इस दूसरा इधर से जाना, हाँ गुड करो। अब हम ये करेंगे, ये देखिए एक्सपेरिमेंट वैसे तुम पे करनी चाहिए थी, शलवार कमीज नहीं पहनी हुई ना, तो अब मुझे पहनना पड़ रहा है। हाँ, उल्टा पहन लिया आपने। मुझे पता था आप मुझे उल्टा बनाया, उल्टा बना दिया मुझे, लेकिन बांदर बना दिया मुझे पता था। बांदर ही बनाया। अच्छा, ये दिखाइए किस, अच्छा ये है इजी वाला पहन लें। ये इस तरह है। उसका टैग अगर मैं देख लेती ना तो वो डिफरेंट था। ये देखें, अब देखें ये क्यूट भी लग रहा है, आप वार्म भी फील कर रहे हैं, एंड बाय द वे स्वेटर वाली फीलिंग नहीं आ रही ना, नहीं आ रही, और ये स्टिल लुक ब्यूटीफुल मॉडर्न एंड उसमें एक बड़ी ही कंफर्टेबल और कैजुअल सी लुक हो गई। ऑब्वियसली अगर मैंने ब्लैक ही पहना होता या नीचे कोई सिल्वर चीज पहनी होती या ग्रे पहना होता तो उस पर ज्यादा उठता, बट फॉर लैक ऑफ एनी अदर आउटफिट। अब ये एक बड़ा क्लासिक सी चीज है जिसमें आप वार्म भी रहेंगे। असल में हम अगर इसमें से निकला ना, वो जो बंद वाले स्वेटर होते हैं, बटन ओपन या ऊपर से पूरा का पूरा स्वेटर चढ़ा लेते हैं, इससे आप कवर्ड भी हैं एंड यू आर कंफर्टेबल एज वेल। ओके, व्हाट नेक्स्ट? अब ये देखिए, ये उससे भी ज्यादा जैसे लाइट विंटर है आपको, तो ये देखें आप, इट्स इजी टू कैरी। आप इसको जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, पैंट के साथ भी पहन सकते हैं, और टाइट्स के साथ भी पहन सकते हैं। ये देखें, इट्स आल्सो ब्यूटीफुल। बट ऑब्वियसली ये तो मैंने अभी मतलब गलत कलर के ऊपर पहना हुआ ना, मरून के ऊपर, इट्स लुकिंग अ बिट फनी। बट आपने कोई भी अगर नो, वी जस्ट शोइंग द स्टाइल, लाइक यू कैन वेयर दिस कैप्स ऑन एनीथिंग। बात ये कि डिफरेंट किस्म की चीजें हैं जो आप लोग ट्राई आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब फ्रंट ओपन पहनना ही अगर है तो, हाँ, ये है लॉन्ग गाउन। नाउ इफ यू वांट अ लॉन्ग गाउन, ये देखिए, जैसे कि अभी हमने पहना, जैसे कि मैंने अभी पहना हुआ है लंबा एक आउटफिट, तो आप स्वेटर अगर पहन भी रहे हैं तो देन इट शुड लुक, दिस इज वेरी क्लासी। ये आपको, ये देखें, इट्स माय फेवरेट थिंग्स। सो मतलब ऑप्शंस अनलिमिटेड है अगर आप विंटर में अच्छा लगना चाह रहे हैं और इस चीज से निकल आए कि भाई अगर मैंने जीन और पैंट ही पहनी है तो तब मैं अच्छी लग सकती हूँ। आप बड़ी अच्छी कैजुअल ड्रेसिंग में भी लग सकते हैं, वार्म भी हैं, आपको सर्दी भी नहीं लग रही है और आप स्टिल ब्यूटीफुल भी लग रहे हैं, एंड यू आर गुड टू गो। अच्छा, मेरे तो इस वाले के साथ जा भी रहा है ना, जा रहा है। अगर मैं इसको ऐसे पहनना चाहूँ विद द दुपट्टा, एक्चुअली वो बिल्कुल मैचिंग में आ जाता है। अच्छा लग रहा है वैसे, कॉन्ट्रास्ट में अच्छा लग रहा है। हाँ, लो जी, ऊपर से आवाज भी आ गई ना कि अतलू अच्छी, ये वैसे अच्छा भी लग रहा है। ये भी अच्छा है, ये आप अपने कॉलर को, नेक को वो गर्म रखने के लिए हम पहन सकते हैं। नहीं, अब आप ये पहने ना, हर चीज मुझे पहना रही है। मैं पहन लेती हूँ, हाँ, सारा कुछ मुझे बना रही हैं। हाँ, ये देखो ना, अब नो, बिकॉज़ ऑन दिस आउटफिट इट लुक्स गुड। मैं चाह रही थी कि जो चीज, दिस इज आल्सो कैन कीप आवर नेक वार्म, और आप क्लासी भी लग सकते हैं, क्लासी लग सकते हैं। और वो जो टर्टल नेक की हाई नेक फील आती है ना, उससे आप बच भी जाते हैं। इज वेरी लाइक
एंड इट्स वेरी एलिगेंट। अच्छा, शॉल्स भी लेके आई हैं आजकल, शॉल्स भी बहुत मुख्तलिफ किस्म की इन है। ये रेशम के काम की है। ये आपने खुद बनाई है? ये मेरी खुद बनाई है। ये सिर्फ आप बस अच्छी कैरी करती हैं हमेशा, तो ये बस दिखा दें। ये देखिए ना ऐसे, एंड ये शॉल्स का भी पहनने का तरीका मुख्तलिफ होता है। हर बंदा जो है वो अपने ऊपर लपेट लेता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बाजू पे इस तरह आप अगर लपेट लेते हैं तो इट लुक्स ब्यूटीफुल। और दिस इज मल्टी कलर, यू कैन गो विद एनी आउटफिट you आप पहने। आई विल रिकमेंड लाइक अ प्लेन सॉलिड कलर का, तो ये हर किसी चीज के साथ चल जाएगा। बात ये कि व्यूअर्स, शॉल भी इज एज कंफर्टेबल एंड एज ब्यूटीफुल एज वेयरिंग अ दुपट्टा। लोग कहते हैं कि दुपट्टा को छोटा सा टूंगा हुआ, इसका फायदा ये होता है कि आप पहन के जाएं, आपको सर्दी लग रही है जहाँ पे आप गए, आप उसको लपेट लें अपने गिर, तस्वीरों के लिए कंधे पे रख लें। बिल्कुल। So and there's another beautiful one. Yeah. This is also black and red. ये आपके, ये बिल्कुल जा रही है आपके आउटफिट के साथ। See, this is perfect for my outfit. तो अभी मैंने बिकॉज इसके साथ देखिए मैरून टसल भी हैं और तो मेरे शूज क्योंकि बेज हैं तो उसके साथ इट्स रियली गो विद योर आउटफिट नाउ। सो व्यूअर्स, चीजें और वो जो होता है ना कि हम 10 ऐसी शॉलें ले लेते हैं जी जो एक सीजन भी हमें लास्ट नहीं करती क्योंकि उनके धागे निकल रहे होते हैं, उनका हाल ख़राब हो रहा होता है। शॉल भी एक इन्वेस्टमेंट है। अब आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट कहाँ से है? शॉल वो चीज़ होती है कि अगर आप अच्छी शॉल लें तो वो आगे अपनी बेटियों को आप दे सकते हैं, अपनी बहू को दे सकते हैं। यू कैन पास इट ऑन। लाइक मेरी खाला की 2 शॉल्स मेरे पास है, मामा ने मुझे अपनी पहले पुरानी 3 शॉल्स दी हैं, बट वो मतलब पश्मीना और तूश की हैं। देखिए, एक इन्वेस्टमेंट होती है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो और तरीके से चीज़ों को रखें तो वो ख़राब भी नहीं होंगे। दिस इज आल्सो एन इन्वेस्टमेंट। हर बंदा अपने वार्डरोब में 3-4 डिफरेंट कलर्स की चीज़ें रख के किसी भी स्वेटर के साथ, किसी चीज़ के साथ आप मिक्स अब मैंने इवेंचुअली जब कनाडा जाना है तो इस किस्म की चीज़ तो आइडियल है। इट्स वेरी कंफर्टेबल, इट्स कंफर्टेबल एंड वार्म दैट्स द थिंग। आइए, सो अगर हम बात करें व्हाट इज ट्रेंडिंग राइट नाउ लुक्स वाइज, ईस्टर्न में चले जाते हैं ना अब हम। ट्रेंडिंग में आजकल यही है। कट्स कौन से हैं यार? लॉन्ग शर्ट्स हैं, कार्डिगन्स हैं और डबल जो ड्रेस होते हैं ऊपर, मतलब नीचे गाउन पहना और उसके ऊपर एक और आपने केप टाइप। गाउन्स के साथ ज़्यादा हैं और 3 पीस हम बना रहे हैं, कोई लॉट के साथ और शर्ट के साथ। और अगर जैसे आपने कैरी किया हुआ इस वक्त, दिस इज़ अ लॉन्ग शर्ट इज़ इन वेलवेट, बहुत ज़्यादा बन रहा है और बहुत खूबसूरत बन रहा है। अच्छा, वेलवेट की मुझे एक बात बताएं, वेलवेट किन महीनों में पहनना चाहिए? क्योंकि मैं लोग मार्च में भी लोगों को वेलवेट पहनते हुए देखती हूँ और मुझे देख के घबराहट हो रही होती है कि यार तब तो नहीं गर्मी। नहीं, आई थिंक वेलवेट इज। मैं पिछले दिनों कराची में थी, आई कांट टेल यू, मैं एक जगह पे गई और एक खातून ने वेलवेट के कपड़े पहने हुए थे, मैं देख रही थी और मैं कही थी आपका जान नहीं निकल रही इस वक्त। वेलवेट तो इज लाइक अ कंबल। या these days like we have a nice velvet 9000 is very light और खूबसूरत भी है और उस पर बहुत अच्छे ट्रेंडी ड्रेस बन रहे हैं इस टाइम। अमेजिंग। अच्छा, do you want to add something because you're model as well? Winter trends के बारे में कुछ आप ऐड करना चाहोगे? नहीं, इन्होंने अच्छा पर्सनली आप किस किस्म की लुक प्रेफर करते हो विंटर में? पर्सनली मुझे वैसे आपकी लुक भी बहुत अच्छी लग रही है। इसका क्रेडिट तो मेरी स्टाइलिस्ट को जाता है ना, निधा का। काश कि मैं इतनी अक्लमंद होती कि मैं चीजें पुट टुगेदर करती, वो बताती है ये आपने करना है। नाउ यू ट्राइंग टू बी हम्बल। नो, द पॉइंट इज, आई मीन मीडिया में यू आर वेरी लकी इस मामले में कि आपके पास एक टीम होती है जो आपकी चीजें सॉर्ट आउट करती है। आप देखो ना, हर रोज तैयार होना है। बिल्कुल। और ऊपर से मेरा मिजाज भी जरा औखा सा है कि मैं स्लीवलेस नहीं पहनती, मैं लो बैक्स नहीं पहनती, लो नेक्स नहीं पहनती, तो वो फिर प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। अच्छा व्यूअर्स, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आपकी ड्रेसिंग बड़ी कंजर्वेटिव होती है लेकिन फैशनेबल होती है, और मैं ये इसको कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लेती हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक अवार्ड्स पे गई, वहाँ पे मैंने साड़ी पहनी, इतनी सी स्किन नहीं नजर आ रही थी। नहीं, मेरे साथ बहुत सी और खवातीन थी और वो सब बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन कपड़े जरा मुख्तसर से थे। और मुझे जब कहा गया कि अच्छा ऐसा करें कि साड़ी इसकी ना बैक लो कर लें, मैंने कहा यानी कि अगर मैंने फ्रंट पे कुछ नहीं दिखाया तो उनमें बैक पे दिखाया हुआ नहीं करना। मैंने 6 साल पहले भी उसी अवार्ड सेरेमोनी पे जब मैं गई थी तो मैंने एक काला ड्रेस पहना था, हेड टू टो में कवर्ड थी, उसका पीछे से सिर्फ इतना सा स्लिट था। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि व्यूअर्स, आपने ईस्टर्न पहनने या वेस्टर्न कपड़े पहनने, स्किन को एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है अगर आप नहीं करना चाहते तो। बहुत से खूबसूरत डिजाइन्स, अगर आपने प्यारे लगने हैं तो आप ऐसे भी लग सकते हो। अभी आप बहुत अच्छे लग रहे हो। दिस इज द ट्रेंड ना, एवरीबॉडी हैज ओन पर्सनालिटी, अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी मॉडर्न, दे लाइक टू शो
अब मेरे कई नहीं, मैंने नहीं, जितने भी बात डिजाइन ये कि बनाए देखिए, हैं हर वो इंसान- कवर्ड मैं बनाती हूँ, लेकिन जो आता है कस्टमर वो कहता है हमें ये रिवीलिंग चाहिए, हमें ये चाहिए, देन वी डू इट। बट बात ये है कि क्लाइंट के और उस इंसान के मिजाज के मुताबिक, ये नहीं कि आप अगले के लिए वो कपड़े बना रहे हैं जो वो पहनना ही नहीं चाहता। अब मैं नताशा जी के साथ क्यों डील करना पसंद करती हूँ व्यूअर्स, क्योंकि उनको पता है मैं ये चीजें नहीं पहनती हूँ, वो उस हिसाब से मुझे चीजें बना के देती हैं, या कभी इन्होंने जब भी कभी गिफ्ट किया या प्यार दिया तो हमेशा वो ऐसी चीज होती है जो वेयरेबल होती है। अनकंफर्टेबल होने का फायदा नहीं है ना। ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, नेल्स पे भी चेक करेंगे, ये भी जानेंगे कि इन दोनों लेडीज बल्कि तीनों लेडीज की जिंदगी में आजकल हो क्या रहा है, ये भी अपडेट ले लेना। एंड ऑफ कोर्स आपके अगर कोई सवाल है तो व्यूअर्स कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बने। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप जैसे कि देख रहे हैं कि अभी तो एक्रिलिक नेल्स उनके लगाए जा रहे हैं। सनातूर की टीम हमारे साथ है, उनकी नेल टेक्नीशियन सिद्रा एंड अमीरा भी हमारे साथ हैं। ऑफ कोर्स वी गॉट अ ट्रू ब्यूटीफुल अदर गेस्ट एज वेल, लेकिन अभी हम उनसे ज़रा डी फोकस होकर सना पे से बात करेंगे। सना, सबसे पहले तो ये बताइए कि सब नेल्स में डिफरेंस क्या है? जेलिश, ओम्ब्रे, एक्रिलिक, फ्रेंच, ये टर्म्स लोग सुनते रहते हैं, ये हैं क्या? एक्चुअली में जो फ्रेंच हैं वो थोड़ी वेस्टर्न लुक में आ जाता है और थोड़े ईस्टर्न में भी आ जाता है, लेकिन जेलिश जो है वो थोड़ा नेचुरल लुक देता है आपके नेल्स को। और अगर एक्रेलिक्स की बात करें तो एक्रेलिक्स हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो कि नेल बाइटर्स हैं, जिनके बिल्कुल से नेल बेड ख़राब हो चुका हुआ है। जैसे कि मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा पतले नहीं, आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, बट माय नेल्स आर वेरी वेरी थिन। मेरे बहुत ही पतले नेल्स हैं, अपना मेरा नेल बहुत पतला है, तो ज़रा से भी बड़े होते हैं तो वो ऐसे टर्न वो मतलब ऐसे भी करो ना तो वो टूट जाते हैं या मुड़ जाते हैं। बिल्कुल। सो इस वजह से मैंने एक्रिलिक का इंतखाब किया कि यार इट्स, मैं जायका ऑलवेज से कि माओं के लिए ये बड़ा कन्वीनियंट है, क्योंकि लिटरली व्यूअर्स आप ये देखें, मैं अपने नेल्स के साथ इसको कर रही हूँ, सीमेंट की तरह होते हैं, टूटते नहीं हैं, उनको कुछ होता नहीं। ज़ाहिर ही अब आप प्लास से उतारने की कोशिश करेंगे तो मसला पड़ेगा, बट ऐसे ही है। तो एक्रेलिक्स के जो बेनिफिट हैं वो जैसे आप बता रही हैं कि आपके जो नेल्स हैं वो बड़े उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं है और टूट जाते हैं जल्दी, तो जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ये यूज़ कर रहे हैं ना, तो मैं उनको ये बता दूं कि जो एक्रेलिक ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो कभी भी आपके नेल्स को ख़राब नहीं करती है, बल्कि अगर आपकी नेल की ग्रोथ नहीं है उसको मज़ीद अच्छा करती है। आपके नेल्स अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ना, ऑब्वियसली। और अगर नेल बेड ख़राब है, अगर डैमेज है, तो उसको रिपेयर करती है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत से लोगों की ये सोच है कि एक्रेलिक से हमारे रियल जो नेल्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ ये सोच है कि एक्रिलिक नेल बहुत महंगे होते हैं, लाइक 20-30 हज़ार रुपए के, थोड़ा सा होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में देखें अभी बहुत ही कम प्राइस पे लोग हम लगा रहे हैं। एक आइडिया दे दो कि एक फुल सेट अगर नेल्स का लगाना है तो उसकी प्राइस रेंज क्या होती है? एक्रेलिक की तो 5500 है, यानी कि 5500 बहुत लो है। अभी लोग ये भी आके कहते हैं कि अभी इससे भी कम करो। देखिए 5500, अच्छा चलो एक लोगों को एक वो देते हैं कि अगर आपके पास कोई आता है मॉर्निंग एट होम के रेफरेंस से तो आप उनको डिस्काउंट देंगी? ऑब्वियसली दूंगी। कितने % दोगी डिस्काउंट? 20%। हाँ ठीक है ना, तो 20% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, विच इज नेम ऑफ यू। थैंक यू। तो उससे आपका 1100 रुपए कम हो जाएंगे, 4400 में आप पूरा फुल सेट लगा सकते हैं। लेकिन एक और बात है ना, यहाँ पाकिस्तान में इतनी कम कॉस्ट पे हम ये नेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और मैं और किसी की बात नहीं करूँगी, मैं अपनी बात करूँगी कि हम जो है प्रॉपर US बेस्ड जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं। हम कोई भी यहाँ से लोकल पाकिस्तान की कोई चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैं खुद बहुत बड़ी नेल बाइटर हूँ और मेरे नेल्स तो शायद आपसे भी बहुत ख़राब होंगे, तो मैं खुद भी यही अपनी प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ। ठीक है। और अच्छा, बट नाउ आई वांट टू शो अ कपल ऑफ नेल्स हमारे व्यूअर्स को, एंड आई वांट यू टू टेल मी कि ये हैं क्या। अच्छा, ये वाले नेल्स जो हमने दिखाए हैं ये क्या हैं?
ये हमारे ओम्ब्रे और साथ में ग्लिटर, ये मिक्स है, ओम्ब्रे है, इसके ऊपर स्टोन्स हैं और साथ में फ्रेंच का है और न्यूड कलर्स हैं इसके। और आजकल ये जो बहुत पॉइंटी, सॉरी जिनको मैं चुड़ैलों वाले नेल्स कहती हूँ, आपके पॉइंटी नेल्स है, उनके पॉइंटी नेल्स है। It's coffin, it's Yours are coffin, square, but- हाँ, yours are square like that. It's coffin, but that was his style. Ah, this is one of my favorite Mine car. is this, yeah. कहा आपके भी Mine style है। too. और ये हमने एक बड़ा डिफरेंट सा फ्रेंच किया है। अच्छा ये क्या है? ये क्रोम है, फ्रेंच है क्रोम पे। वेरी नाइस, ओके। ये It's क्या है? also ombre. चुड़ैलो। ये जरा ड्रोने, ये जरा ड्रोने। मेरे ख्याल है हैलोवीन के लिए बनाया गया। हाँ, ये जरा, बट द फैक्ट इज व्यूअर्स आप पे डिपेंड करता है। ये देखें अब रेड बड़े खूबसूरत से, आई थिंक ये आपके ही हैं। नहीं है मेरे नहीं। ये आपके नहीं है, लेकिन ना आप एक सिंगल कलर के अंदर एक डिफरेंट कलर का पॉप भी दे सकते हैं। ऐसे मैं है। ये हमेशा कहती हूँ कि यार शादी अटेंड करनी है ना अगर, तो पहले से जाके जेलिश नेल पॉलिश करवा लें। जेल नेल पॉलिश का फ़ायदा ये होता है कि वो 3 हफ्ते तक भी लास्ट करती वो है। अगर stay आपके करती है। अपने नेल्स लंबे हों भी और आपने एक्रिलिक नहीं लगवाने, तो आप जेल नेल पॉलिश लगवा लें, वो क्योंकि वो 3 हफ्ते normal- तक सुकून से चलती है। नॉर्मल नेल पेंट की वो लुक ही नहीं आती है ना, हाँ वो शाइन नहीं वो होता। शाइन नहीं आती है। जेलिश की एक तो ये बात है कि पानी से ख़राब नहीं होता है और बाकी लॉन्ग लास्टिंग चलता है। आप उसको 3 वीक्स तो आप फिर कम बता रही हैं, थोड़े से भी 1 हफ्ता ऊपर लगा लो तो वो मतलब easily हो महीना जाता चल जाता है। तो यू नो जिस तरह चिप नहीं होते नहीं। मेरी फैमिली, मैं दिसंबर में यूजुअली ये करती हूँ कि हाथों पे फ्रेंच करा लेती हूँ, जी। पैरों पे रेड नेल पॉलिश लगा लेती हूँ। एंड क्योंकि ये ऐसी 2 किस्म के कलर्स हैं कि आप पूरा अगर विंटर भी शादियाँ अटेंड कर रहे हैं, फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं, व्हाटएवर, तो आपके very nice on टाइम किसके every पास woman. होता है यार बार बार पार्लर जाने का। ऐसे ही है। एंड बात ये कि नेल्स आर एक्सपेंसिव एंड इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें, आप हर बार अगर जाके नेल पेंट हाथ पाँव पे लगवा रहे हैं या हाथों पे लगवा रहे हैं, 500-1000 रुपए से कम का तो नहीं लगेगा। तो अगर आप 4 दफ़ा भी 1000 का जाकर नेल पॉइंट लगाते हैं तो एक्रिलिक तो फिर भी एक बेहतर ऑप्शन है। अच्छा, आप तो ये बेहतर बता उतने सकती की हैं ना कि बनती है ना। आप तो आउट ऑफ कंट्री भी जाके लगवाती होंगी, तो वहाँ पर ज़्यादा महंगे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा महंगे हैं? गुड क्वेश्चन। अगर आप वहाँ पे एक एक्सपेंसिव सैलून जाएंगे तो आपको $100-150 भी देने पड़ेंगे, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छे जो हैं, जो एशियन सैलून्स हैं जो नेल का ही काम करते हैं, वहाँ पे आप $30 से लेके $50 तक में आपका हो जाता है काम। बट बात तो यही है ना कि देखें सर्विस कितनी अच्छी प्रोवाइड की जा रही है, कितनी देर में है, आपको Quality हम क्या दे रहे क्वालिटी हैं। की बात है। Exactly. ओके, सो व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू गाइस दीस डेज? नताशा जी, आजकल आपकी ज़िंदगी में क्या मसरूफियात हैं? और मेरी ज़िंदगी में आई वाज इन यूएस एंड जस्ट कम बैक और वर्किंग ऑन द न्यू कलेक्शन। सो इंशाल्लाह आई एम गोना लॉन्च इन न्यू ईयर 2023। इंशाल्लाह। सो ये चल रहा है और घर के काम काज चल रहा है बस। Amazing. खैर, it's always a pleasure having you on the program and you know that you are one of our favorite people. शाहीन, आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या हो रहा है आजकल? शूट्स, अभी भी मैं वो मैपल लीफ था रात को शूट, और वो सुबह 7 बजे तक चला, और फिर मुझे यहाँ आना था, तो मैं अभी कल की जाग रही हूँ। एंड आई वाज लाइक मुझे चाय दे दो वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी। मिल गई चाय, यानी कि इसलिए ये बेहोश नहीं हुई। एंड सना तो लगी हुई है अपने काम के अंदर। अब हम करेंगे ये कि यहाँ पे हम अपना ये सेगमेंट क्लोज करेंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े लिविंग लेजेंड स्टार हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। गर्ल्स ऑलमोस्ट सारी चली जाएंगी, सना को हम सेट पे ही रखेंगे, और बल्कि आपको भी हमें शाइन सेट पे रखना पड़ेगा, बिकॉज अभी हमने आपके नेल्स के ऊपर भी नेल आर्ट कराना है। सो वो हम इधर सेटअप शिफ्ट कर देंगे, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े स्टार। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे द मैन विद 1000 फेसेस, और ये बिल्कुल सच है। हर कैरेक्टर को इतनी खूबसूरती से खुद डेवलप करते हैं, ये इनकी ही काविश होती है। देखिए, डायरेक्टर जो होता है ड्रामे का, वो एक आइडिया दे देता है, गाइडलाइन दे देता है। अब वो आर्टिस्ट पे होता है कि वो अपने कैरेक्टर पे कितनी मेहनत करे। मैंने नोटिस किया कि इस इंडस्ट्री में ख़वातीन बड़ी कम हैं जो अपने कैरेक्टर के ऊपर काम करती हैं, जिनमें आई थिंक हिना दिलपजीर हो गई, हिना बयात हो गई, देन ऑफ कोर्स सबा कमर हो गई, जो बाकी बाकायदा अपने कैरेक्टर के ऊपर काम करती हैं डेवलपमेंट पे। मर्द हजरात में
अगेन बहुत लिमिटेड लोग हैं जो अपने कैरेक्टर को बाकायदा डेवलप करते हैं। आप स्क्रीन पे जो देखते हैं वो किसी ने नहीं बनाया होता, ये इनकी अपनी एक एफर्ट और काविश होती है। एक ऐसी ब्रिलियंट पर्सनालिटी जिन्होंने 3 डेकेड्स इस इंडस्ट्री में अब काम कर लिया है, विच इज़ 30 साल, लेकिन 30 साल के मुख्तसर अरसे में, मुख्तसर इसलिए क्योंकि लेजेंड का स्टेटस आपको मिलता है जब आप 50-50 साल काम कर लेते हैं। इनको 10 साल पहले ही लोग एक लिविंग लेजेंड बुला रहे थे और बुलाते हैं। हमारे मुल्क के एक ब्रिलियंट एक्टर, एक ब्रिलियंट फिल्म एंड टेलीविज़न स्टार नय्यर एजाज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छे बाद आपसे मुलाकात हुई, बहुत खुशी हुई आपको देख के। सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि वो जो मौला जट में लुक थी उसके बाद तो ये अच्छे से लग रहे हैं आप। अच्छे से लग रहे, थैंक यू। अच्छा नहीं साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप तो क्रिकेटर बनना चाहते थे, आप किस पासे निकल पड़े? बस होता ये है कि आदमी सोचता कुछ है, लेकिन जो कहानी अल्लाह ने आपके नसीब में लिखी होती है आपने जाना उसी तरफ होता है। लेकिन क्या क्रिकेटर ना बनने का कोई रिग्रेट है? नहीं, कभी भी नहीं। मैं हमेशा उन लोगों को पसंद नहीं करता जो हमेशा शिकायत लेके बैठे होते हैं लाइफ में, कि हर वक्त शिकायत करते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। नहीं, मैं इस चीज़ में हूँ ही नहीं। जो मिल रहा है उस पर शब्द शुक्र करो और उस पर तवज्जो दो, कोशिश करो कि उसी में इम्प्रूवमेंट होती चली जाए। इतनी ज़्यादा कैरेक्टर पे डेवलपमेंट, नहीं साहब हर बंदा ये सोचता है कि आप जब भी किसी चीज़ में, जैसे मौला जट में आपकी एक लुक क्रिएट की, चले उसके ऊपर तो बाकायदा मराम आबरू ने और पूरी टीम ने बड़ी मेहनत की, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अपनी जगह ठीक है। लेकिन अगर आर्टिस्ट कहता है कि भाई मैंने ये नहीं करना या मैंने ये नई चीज़ लगवानी, क्योंकि ग्लू लगती है मुंह पे, 1000 और चीज़ें होती हैं, बंदा बड़ा तंग होता है। बिल्कुल तंग। बट आप किसी भी प्रोजेक्ट में हो, चाहे वो एक छोटी सी टेली फिल्म हो या एक फीचर फिल्म हो, आप इतनी मेहनत अपने कैरेक्टर पे कैसे कर लेते हैं? वो इसलिए कि जो और आपकी प्रोसेस क्या होती है? मेरा प्रोसेस मैं आपको बताया, मेरा जो दिमाग है, दिमाग का जो कंप्यूटर है ना, उसको मैंने ऑन ऑफ रखा होता है। जब मैं काम के लिए निकलता हूँ तो वो ऑन कर देता हूँ, जो काम से हटता हूँ तो वो ऑफ कर देता हूँ। लोगों से मिलना, हर तरह के लोगों से मिलना, बात करना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं खुद ज़्यादा बातें नहीं करता, लेकिन लोगों की बहुत सुनता हूँ। उससे मुझे ना चीज़ें मिलती रहती हैं। आपके सामने लोग आते हैं, उनके टोन टेम्पो कुछ अजीब सा होता है जो आपको हॉन्ट करता है, आप उसको पकड़ लेते हो कि अच्छा यार ये अब मैं कहीं बेच लूँगा। उसी तरह गेटअप में कोई देखता हूँ किसी आदमी का तो फिर वो कहीं ना कहीं मैं लागू कर लेता हूँ। तो वो चीज़ें मैं इस तरह से लागू करता रहता हूँ। अभी मेरी एक फिल्म आई थी घबराना नहीं, और उसमें मेरा गुस्से का एक, मैंने उसका एक जेस्चर बनाया था गुस्से का। तो वो मैंने एक आदमी को देखा हुआ था और वो 15 साल से मेरे ज़हन में था कि यार ये कहाँ मैं बेचूंगा, इसको किधर मैं इस्तेमाल करूँ। अगर आप बुरा ना मनाए, वो जेस्चर क्या था? मैं आपसे एक्टिंग करने के लिए नहीं कह रही, सिर्फ वो जेस्चर अंडरस्टैंड वो ये था कि एक आदमी बिल्कुल नॉर्मल है और एकदम वो चेंज हो जाता है उसके अंदर। डॉक्टर जेकल मिस्टर हाइड वाला जो एक इशू, वो एकदम उसके अंदर वो आता है और वो सेकंडों में चेंज हो जाता है। अच्छा, यानी कि वो नॉर्मल बात कर रहे हैं और एकदम से गुस्से वाला, गुस्से में जब आएगा तो वो अच्छा ठीक है, उस तरह से हो जाता है। वो उसमें किया था। फिर इस तरह कायदे आज़म में एक पॉलिटिशियन का रोल था। फिर मौला जट आई, तो मौला जट का ये था कि मैं जब आया तो उन्होंने काफ़ी शूट कर ली थी ना, अपने और लोगों की शूट कर ली थी। तो ये फिर मैं ये देखता हूँ कि जी मेरे साथ जो कास्ट में कौन कौन सा एक्टर है। अच्छा, फिर मुझे समझ आ जाती है कि कौन कौन सा एक्टर कितनी मेहनत कर रहा होगा, तो क्या क्या चीज़ें उन्होंने की होंगी। वो सिर्फ थोड़ा बहुत मैं पूछ के फिर मैं अपने आप को उन सब के साथ वो कर लेता हूँ कि यार ये मैं अगर इस तरह से करूँगा तो इनसे अलग हो जाऊँगा, तो एक कैरेक्टर अलग से बन जाएगा। और मौला जट में जिस तरह से एप्रिसिएशन मिली है वो अनबिलीवेबल है कि मतलब यार इतना ज़्यादा लोगों ने प्यार किया है। अतिक औडो लिख रही हैं और बहुत से आर्टिस्ट लिख रहे हैं मेरे बारे में, तो बड़ी खुशी होती है। बट सर आई मीन इट वाज अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस। और जहाँ पे देखें अवार्ड्स ये तो सब अपनी जगह होती हैं चीज़ें, लेकिन मैटर वो चीज़ करती है कि जब आपकी अपनी ही बरादरी के लोग, आपकी अपनी कम्युनिटी के लोग घूम के कहें वाह, क्योंकि आपको पता है अपनी कम्युनिटी के लोग बड़े कंजूस होते हैं, बहुत कंजूस होते, करते नहीं है। जब मेरी तारीफ ये करते हैं तो फिर मुझे ये होता है कि यार जो टाइम मैंने लगाया है, 30 साल के बाद जो आर्टिस्ट भी मान रहे हैं, आर्टिस्ट मान रहे हैं, फैन तो थे, हाँ आर्टिस्ट मान रहे हैं और आर्टिस्ट लिख रहे हैं और आर्टिस्ट बोल रहे हैं, तो वो ये खुशी होती है कि यार मैंने कुछ पा लिया है। बस ठीक है, इसका मतलब है कि अब लोग
लोग अब दुनिया आम लोग भी और आर्टिस्ट भी इस चीज़ पे हो गए हैं कि यार अलग काम नहीं है रियाज करता। लेकिन सर आप कभी कभी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स कर जाते हैं जिसकी वजह से बदमज़गियाँ भी हो जाती हैं। एक खातून ने आप पे हाथ भी उठाया था। हाँ, वो एक सीरियल मैंने किया था, वो थोड़ा सा कहानी ये थी कि यार वो मियाँ बीवी कहीं बाथरूम में खड़े, शेव मैं कर रहा हूँ और मैं अपनी बीवी को ब्लेड मारता हूँ, तो वो एक खातून कहती है यार हम लोग 25 साल से मैं भी इसी तरह मेरा मियाँ शेव करता है और मैं बाथरूम के बाहर खड़ी होकर उनके साथ बातें करती हूँ शीशे में, तो जब से आपने ब्लेड का ये हरकत की है तो मैं डर गई हूँ कि कहीं मेरा शौहर गुस्से में मुझे ना मारे। तो उन्होंने आप पे हाथ उठा दिया? हाँ हाँ, गुस्से में। वो हाथ ये था कि यार मतलब फिर मुझे भी एहसास हुआ कि यार इतनी शिद्दत से लोग इसको लेते हैं इस चीज़ को, तो ये थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए कि मतलब सोचना चाहिए कि हम ये करें या ना करें, कहीं हम गलत चीज़ ना प्रमोट कर दें। बट सर बात तो ये है ना कि कितना वो थप्पड़ भी एक कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, वो कॉम्प्लीमेंट ही है ना कि भाई इतनी शिद्दत से वो रिएक्ट कैसे किया? झूठ नहीं बोलना। नहीं, मैं खामोश खड़ा रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा? ना, मैंने कुछ नहीं कहा। बाद में उन्होंने सॉरी भी की, मुझे कॉफ़ी भी ला के दी। स्वीट। तो उन्होंने कहा जी मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, तो इतना आप इन्वॉल्व होके करते हैं कि घबरा जाता है। अच्छा, सबने मतलब सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने मदार में आई थिंक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था पीटीवी पे। बिल्कुल, सबसे पहले मदार में किया था। अच्छा, वो मुझे होता ये था क्योंकि आपकी अपनी पर्सनालिटी बड़ी पॉजिटिव है। यही बात थी। एंड आई गेट इट सो कंफ्यूज बिकॉज सर मेरी आपसे जब भी मुलाकात हुई है, वो जो कहते हैं ना इंसान डुल ही जाता है आप पे। आप क्योंकि आप इतने लविंग, इतने पोलाइट, इतने काइंड इंसान हैं कि आपको नहीं लगता जो भी है योर 10 years माय सीनियर इन द इंडस्ट्री, एज इट डजंट मैटर। बट जब अब हो सकता है कि कुछ चाइल्ड स्टार के साथ मैं काम करूं जो मेरे से, वो जो मैंने अगर 16 साल कर लिया उसने 20 साल किया, तो वो मेरी सीनियर है, चाहे वो यंग बच्चा भी हो। तो यू बीइंग माय सीनियर लगता नहीं है कि बंदा सीनियर से बात कर रहा है। वो आप अपने आप को नॉर्मल रखना पड़ता है ना, तो मैं नॉर्मल रहता हूं। बट देन इतने नेगेटिव कैरेक्टर्स आप कर जाते हैं, आपको स्क्रीन पे देख के गुस्सा चढ़ता है। मुझे एक्चुअली गुस्सा चढ़ता है। मतलब क्या करें आप तो ऐसे है ही नहीं। तो बीइंग एन एक्टर माई सेल्फ अगर मुझे ऐसा महसूस होता तो बेचारे अवाम का क्या हाल होता होगा। वो बिल्कुल, वो भी ऐसे ही हमारे अक्सर लोग मिलते हैं तो वो देख रहे थे, सर आप इतने नॉर्मल हैं। नॉर्मल? मैं कहा मैं तो हूँ। बोले नहीं, हम लोग तो डर जाते हैं कि पता नहीं कैसे होंगे आप, तो ये तो वो तो टॉल भी है ना, और वो आपका एक स्ट्रेचर है, और स्ट्रेचर है, और फिर वो कर और खड़े भी आप बिल्कुल सीधे हो जाते हैं तो और बंदा डर जाता है। बिल्कुल सही बात। अच्छा सर, ये बताइए कि एक और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है किसी क्लोथिंग स्टोर वाली, जब आपने अपने करियर का नया आगाज़ किया था। हाँ, वहाँ पे मैं गया था, तो मैं बोल रहा था, तो हमारे प्रोड्यूसर साहब तारिक मेराज साहब, वो उन्होंने सुना, उनका यार है रेडियो करता है। उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो लाहौर में पढ़ता है, वो कोयटा में रियाज का भाई। तो कहा यार इसको तो प्ले कराने चाहिए, तो एक्टर है। मैं कहा जी मुझे तो एक्टिंग आती नहीं उस वक्त, बिल्कुल भी। पर आप रेडियो तो कर रहे थे तब? नहीं, मैंने कभी रेडियो नहीं किया। आया स्टोरी की तरफ जाने से पहले ये तो बताएं फिर एंट्री कैसे हुई? एंट्री यही हुई ना, वो उन्होंने देखा सुना, अब मैं बोल रहा था, बात कर रहा था, तो उनको अच्छी लगी वो, और उन्होंने कहा जी हमारे कोयटा में एक्टर नहीं है। आप कपड़े लेने आए थे बस? मैं वहाँ मतलब अक्सर हम लोग खड़े कोयटा में वक्त गुजारने के लिए, हाँ वही जगह होती थी, वहाँ बैठते थे। तो वो फिर काम वहीं से फिर वो उन्होंने मुझे काम दिया और काम स्टार्ट। सर कुछ रीजनल एक्टर्स, आई एम वेरी सॉरी, मैं ये बड़े अफसोस के साथ व्यूअर्स बात करना चाहती हूँ, जो हमारे रीजनल एक्टर्स होते हैं, क्योंकि इनिशियली तो एक कोयटा हो गया, पेशावर हो गया, उस लेवल की आपको ऊम्फ नहीं मिलती अनलेस आप लाहौर या कराची से काम करें, या चले थोड़ा बहुत इस्लामाबाद से। वहाँ से इतना मेजर मेन स्ट्रीम स्टार कैसे बन गए? ये जर्नी क्या थी? ये जर्नी ये थी बस वही कि जब काम करना है तो फिर उसकी पूरी गहराइयों के साथ करना है, वरना नहीं करना है। बट सर यू आर ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फ्यू आर्टिस्ट, मैं ये बड़े आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ बात कह रही हूँ, क्योंकि मुझे लोगों ने भी ये बात की है कि वो बंदा कभी आके मिलता नहीं है। होता ना कि बहुत से प्रोडक्शन हाउसेस चाहते हैं कि आर्टिस्ट जाके मिलें, उनके साथ गप्पे लगाएं। ये वाहिद बंदा, वन ऑफ द वेरी फ्यू मैन इन द इंडस्ट्री जो जाके ये नहीं करते। इस बंदे ने ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह काम नहीं मांगा कभी किसी से, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। लोग आपके पास आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर पहुंचे कैसे? आपको तो कभी मांगना ही नहीं पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कि कैसे? एतकाद अगर आपको है और अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, तो फिर वो आप पीछे रुक नहीं सकते। टैलेंट कभी रुक नहीं सकता, चाहे कितनी भी सख्तियाँ और मुश्किलात आ रही हों, अगर आप डटे हुए हैं तो फिर आप आगे आते ही आते हैं। बट क्वेटा टू कराची लाहौर, ये जर्नी कैसे हुई?
कोयटा से मुझे सबसे पहले कोयटा से मैं आया था लाहौर में, तो दिन का मैंने यहाँ दश्त की शूट कर रहे थे, तो दिन में मुझे एक सीन करने को मिला। उससे पहले जायद उज़ैर साहब ने मुझे एक कॉमेडी था उसमें एक दफ़ा काम करवाया था, फिर दिन मैंने किया था। तो फिर मुझे उसके बाद फिल्में मिली, तो फिर मैं लाहौर आ गया और उन खुश नसीबों में से था जिनको टिकट दे के बुलवाया गया कि जी आओ जी साड़ी फिल्म से काम करो। और फिर मैंने यहाँ आया, जब मैं पहले दिन आया, पहले दिन सेट पे मैंने 15 फिल्में साइन की थी, 15 फिल्में पहले दिन। सर सानू 15 फिल्में जिंदगी च ऑफर नहीं हुई। नहीं आए देखे, जो बात सच है बंदे को बोलनी चाहिए। तो माशाल्लाह। तो इस तरह से अल्लाह का शुक्र है। 15 फिल्में साइन कर ली? सारी साइन कर ली। सारी साइन कर ली। अच्छा, उस वक्त शुरू था? शुरू में यही होता था ना, आप आए हो तो आपको एक हल्ला लगाना है कि जी इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो उसके बाद फिर जॉब थी वो भी छोड़ दी कि यार अब जॉब करने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है इसी में अल्लाह ताला ठीक कर दे। तो शुक्र है। घर वालों ने क्या कहा? घर वाले खुश थे कि ठीक है। बट यू डोंट कम फ्रॉम द फाइंड ऑफ फैमिली जिन्होंने कहना है कि जी साडा मुंडा एक्टर है, आप उस किस्म के बैकग्राउंड से तो है नहीं। नहीं। तो घर वालों को कन्विंस भी नहीं करना पड़ा? नहीं, वो उनका बस काम कर रहा है। मुझे एक चीज़ वालिद साहब की तरफ से थी कि यार मुझे ये तो बड़ी खुशी होती है, लोग कहते हैं तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, लेकिन ये भी बहुत खुशी होती है, वो कहते हैं जी इंसान भी उतना अच्छा है। तो बस ठीक है, माँ बाप वालिदैन के लिए ये सबसे खुशी की बात होती है कि उसके बच्चे की बुराई नहीं हो रही, उसकी तारीफ हो रही। अच्छा, कौन सा जॉनरा आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं? कॉमेडी हो गया, बहुत ज़्यादा सीरियस एक्टिंग हो गई, मर्डर मिस्ट्री टाइप चीज़ें, आप कौन सा जॉनरा एंजॉय करते हैं खुद एक्ट करने के लिए? ये भी हम जानेंगे। टेलीविज़न या फिल्म, आपकी प्रेफरेंस क्या है? और ये पिछली छोटी एज से लेके अब तक 4 फिल्में आपकी आ गई, बड़े बड़े जो मेन लीड पे आ रहे हैं आर्टिस्ट, उनकी 1 से 2 से ज़्यादा नहीं आ पाती, इसके बारे में, और हर फिल्म में अपना अलग इम्पैक्ट क्रिएट किया, ये सब बातें होंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमने आपको आयशा के नेल्स बिल्कुल शुरू में दिखाए थे, बिल्कुल शॉर्ट थे, एंड द नेल्स मतलब बेसिकली बिल्कुल ही प्लेन नेल्स दिखाए थे। मैं चाहती थी कि आपको ऑन एयर करके दिखाएं। ये इन्होंने ब्लैक फ्रेंच किया है मैनिक्योर, और उसके साथ इन्होंने इनके नेल्स भी लगाए हैं, और देखें कि सारे के सारे हमने नेल्स लगाए हैं ताकि आप डिफरेंस देख सकें कि बिफोर एंड आफ्टर में कितना फ़र्क है। थैंक यू सो मच आयशा, ब्लेस यू। ओके, अब आप जा सकते हो क्योंकि अब हमने शाहीन के नेल स्टार्ट कर दिए हैं, एंड विद इन 6 to 8 मिनट्स हम आपको नेल आर्ट भी इनका दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, जब हमारे मुल्क के इतने बड़े सुपरस्टार हमारे साथ हैं, तो हम कैसे डिट्रैक हो सकते हैं। सर माशाल्लाह 3 फिल्में छोटी ईद से लेके अब तक, और एक ऐसे टाइम में जहाँ पे लोगों ने बनाई भी हुई हैं फिल्में और लोग रिलीज़ नहीं कर रहे, फिर भी आपकी माशाल्लाह 4 फिल्में आई हैं। माशाल्लाह। यहाँ से कहाँ, व्हाट नेक्स्ट, और किन चीज़ों पे काम हो रहा है आजकल? और एक मंडी आजकल नेटफ्लिक्स के लिए हम लोग कर रहे हैं, और एक थी लैला आएगी, एक चैनल पे चलेगा वो, और एक ऐप पे एक सेवक नाम का एक सीरियल है, वो भी चल रहा है। वाह। तो बस काम होता रहता है। साहब ये बताइए कि टेलीविज़न या फिल्म प्रेफर करते हैं? हमेशा। वाई? अगर आप देखें तो टेक्निकली ड्रामा तो हर बंदे के घर के अंदर आता है और हर बंदे की एक्सेस है। हर बंदा 500 से लेके 1500 का टिकट नहीं अफोर्ड करता। ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन टेलीविज़न का ये है कि वो हर घर में हर वक्त देखा जा सकता है। फिल्म का ये है कि लोग आपको देखने के लिए आएंगे, और फिर जो क्रिएशन आपने जो कैरेक्टराइजेशन की हुई है, जिस तरह से अब माशाल्लाह जिस तरह से अप्रिसिएशन मिल रही है, वो टीवी से अब ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है। तो काम का मज़ा भी इसलिए आता है कि जी पूरी दुनिया में ऑस्कर भी तो फिल्म को मिलता है, टीवी पे तो कभी भी नहीं मिला। उनको क्या मिलते हैं? उनको ग्रैमीज होते हैं म्यूज़िक के, ऑस्कर उनको कुछ और मिलता है, उनको कुछ और मिलता है। बट यस, ग्लैमरस तो ऑस्कर ही होता है। ऑस्कर जीतना है, ख्वाहिश है बहुत ज़्यादा, मानना चाहिए ना, अगर कोई चीज़ इंसान बहुत ज़्यादा उसकी ख्वाहिश है।
कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपने जो किया हो जहाँ पे आपको महसूस होता है कि अगर ये जाती तो ऑस्कर ज़रूर मिलता? नहीं, अभी तक नहीं है। अभी तक आपने नहीं किया ऐसा? ऐसा नहीं है, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वंडरफुल। नहीं होता है कि यानी कि अभी वो हमने रोल किया ही नहीं जिसके लिए हमने ऑस्कर इंशाल्लाह जीतना है। नेगेटिव पॉजिटिव कैरेक्टर्स, कुछ होम्योपैथिक भी कैरेक्टर्स होते हैं जो होते हैं, बट मतलब रोटी खाने के लिए होम्योपैथिक भी करने पड़ते हैं। तो आप कौन से जॉनरा को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज एन एक्टर? मैं सब। उसकी वजह ये है कि ज़हन में सिर्फ एक चीज़ थी कि स्टेल नहीं होना, एक जगह पे खड़े नहीं रहना है, मुख्तलिफ किरदार करने हैं। उससे ये होता है कि जब आप मुख्तलिफ किरदार और मुख्तलिफ रूप धार रहे होते हैं तो आप खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाते हैं। फिर आप उस पर वर्कआउट करके अपने आप को और अलग एक चीज़ कर ले। वो तो एक प्रोफेशनल राय है ना आपकी, लेकिन एज एन एक्टर इंजॉय क्या करते हैं? अगर मैं हर जगह पे इंजॉय नहीं करूँगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, बिकॉज आई प्रेफर धीमे कैरेक्टर्स, बिकॉज मैं खुद इतनी हाइपर हूँ कि जब मुझे कोई धीमा कैरेक्टर, जिस तरह अभी आई एम डूइंग अ कैरेक्टर ऑफ अ वुमन कॉल्ड कुरुतन लैन, उसको सब एनी बुलाते हैं। शी इज़ सच अ धीमा कैरेक्टर, बर्दाश्त करने वाली। मेरी पोलर ऑपोजिट। लोग जो जानते हैं मुझे हंसते हैं, कहते हैं ये क्या तुमने। तो यही तो मज़े की बात, जो आप हैं नहीं वो आप बन जाते हैं। वैसे मैं कुछ कॉमेडी को थोड़ा सा वो होता है, प्रेफर करते हैं, मतलब मजा आता है कि यार कॉमेडी की, क्योंकि बंदा हंसता हंसता घर जाता है। रोने धोने के, मार कुटाई के, चपेड़े चपूड़ों वाले कैरेक्टर्स पे तो वैसे ही बंदे की बात हो जाती है। 15 फिल्में आते ही साइन की, अब 4 फिल्में साल की आई हैं आपकी। काम कम हो रहा है कंपैरेटिवली। उस वक्त का काम बेहतर था या आपका? नहीं, अब टेक्निकली हम लोग आगे चले गए। रिक्वायरमेंट उस दौर में जितनी रिक्वायरमेंट थी, जितना तरक्की हो सकती थी वो उस दौर में जितनी कर सकते थे उन्होंने की। लेकिन अब बहुत आगे चला गया काम, चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं, टेक्निकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो अब ये हुआ है कि वो जो हम एम्फसाइज करते थे कैरेक्टराइजेशन पे, चीज़ों पे, अब हम टेक्निकल चीज़ों पे की तरफ ज़्यादा चले गए हैं। लेकिन फाइनेंशियल नुकसान नहीं होता? देखिए 15 फिल्में अगर आप एक टाइम पे साइन कर रहे हैं तो फिर आपको 15 फिल्मों के पैसे भी आ रहे हैं। अब फाइनेंशियल ज़्यादा बेहतर है। अब बेहतर है। अब वो 15 कम काम और ज़्यादा पैसे। 15 करके जो कमाते थे वो हम 1-2 में आदमी ले लेता। ओके, पर्सनल लाइफ नहीं मुतासिर होती सर? देखिए क्योंकि आपकी इतनी यूनिक लुक है कि आप गोश्त खरीदने नहीं जा सकते घर के लिए। लेकिन मैं जाता हूँ। हैं? हाँ। आप तो हरास हो जाते होंगे। नहीं, कभी भी नहीं। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि आप अगर अपने आप को हर वक्त रिन्यू करते रहेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। तो उसका रिन्यू करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि आप गोश्त लेने भी जाएँ, आप इतवार बाज़ार भी जाएँ, आप सब्ज़ी भी लें, तो उसमें आपको चीज़ें मिल रही होती हैं। लेकिन सर जैसे कि अगर फैमिली के साथ कहीं बाहर निकले और लोग जो हाँ, फैंस हैं उस वक्त तकलीफ होती है। एक तरह से पढ़ तो जाते हैं और बड़े प्यार से पढ़ते हैं। साथ अगर फैमिली है तो धक्का मार के तो खुद घुस के तस्वीर खींचते हैं, वो थोड़ी सी तकलीफ का बायस। मैं एक बार बहुत अपसेट हुई थी, मेरे हस्बैंड साथ मेरे खड़े हुए थे और एक यंग बच्ची आई और उसने बाकायदा फैसल को पुश किया। मैंने कहा बेटे 1 मिनट, आप अगर मेरी फ़ैन है तो फिर मेरे ख़ानदान की भी आपकी इज़्ज़त करना ज़रूरी है। अच्छा नहीं मुझे नहीं समझ आई ये भाई कौन है? मैंने कहा जी मेरे हस्बैंड हैं और आप मेरे शौहर को धक्का नहीं दे सकते। क्योंकि अगर ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते तो शायद मैं बहुत बुरी तरह रिएक्ट करती। तो वो बच्ची ने फिर सॉरी कहा, उसने कहा सॉरी अंकल ये वो वटेवर। मैंने कहा बेटी आओ तस्वीर खिंचाओ लेकिन खींचातानी ना करो। सही बात। क्योंकि वो तो अब रिवाज रहा ही नहीं ना। लड़के भी आते हैं तो जब सेल्फी खींचने के लिए चिपकना शुरू हो जाते हैं तो बड़ा ऑकवर्ड लगता है सर। बिल्कुल। देखिए हम तो एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं, हम तो हैं ही फैमिली। हम लोग सेल्फियां भी खींचेंगे, गपशप भी करेंगे, बट हर बंदे के साथ ये फ्रैंकनेस नहीं। बस वो थोड़ा सा समझने की बात। इंडस्ट्री की कौन सी चीज़ों को आप चेंज करना चाहते हैं? एक दूसरे को मानने वाली, एक दूसरे को निगेट करने के बजाय दूसरों को माने, ये चेंज करना चाहूँगा। गॉसिप्स ख़त्म करना चाहूँगा। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि अक्रॉस द बॉर्डर हमारे जो एक स्टार है वहाँ पे शाहरुख खान, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में भी ये लिखा कि उस मुल्क में स्टार को स्टार बनाया जाता है और आवाम भी सपोर्ट करती है। पाकिस्तान में मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम एक दूसरे की टांगे खींचने से ही हमें फुर्सत नहीं मिलती। ये व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? देखिए वो जो होती है ना एहसास कमतरी भी होती है ना,
कि आप बहुत अच्छी हैं और मैं आपको मान ही नहीं रहा, ये एहसास कमतरी मेरे अंदर है कि ये बहुत अच्छी है, मैं क्यों नहीं हूँ, तो मैं फिर आपके ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बातें करूँगा। उस वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। आप दूसरे को माने तो अच्छी बात है, फिर वो पॉजिटिव साइन के साथ आप आगे चलते चलते जाते हैं। हम लोगों का मसला ये है कि हम लोग स्टार बनाने से पहले ही स्टार को फारिग कर देते हैं। वो स्टार बना के फिर उसके बाद जो भी करें, लेकिन स्टार बना देते हैं एक दफ़ा। हम लोग स्टार बनाते ही नहीं, बीच में ही रगड़ा दे देते हैं कि चल भाई तू हट, तू कुछ भी नहीं है, ये वो कुछ भी नहीं है, बुरा 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 बुरा। इन चीज़ों से हमारे अंदर हमारी ना इंडस्ट्री डेवलप हो पा रही है, ना हमारा कोई सुपरस्टार बन के सामने आ पा रहा है। सो बेसिकली जब हम कहते हैं कि किंग मेकर की इंसान को ज़रूरत होती है, वो किंग मेकर एक्चुअली आपकी आवाम और आपके अपनी इंडस्ट्री के लोग होते हैं। बट इनसिक्योरिटीज़ का भी तो कोई हल नहीं है ना सर, एट द एंड। हाँ, वो तो होनी भी नहीं चाहिए, इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी, हम कहते हैं ना कि ये एक्टर बहुत अच्छा है, ये एक्टर बहुत बुरा है, ये वो ना बुरा बुरा कोई नहीं होता। बात ये होता है कि सब अच्छा काम कर रहे होते हैं, अपनी तरफ से सब अच्छा काम कर रहे होते हैं, किसी किसी की रेंज अल्लाह ताला बड़ी बना देता है, उसके साथ वो शामिल हो जाता है, तो उसकी चीज़ें बहुत बेहतर लगने लगती हैं। अब जैसे कि आपको ये टाइटल दिया द मैन विद 1000 फेसेस, इसके बारे में मुझे ज़रा बताएं। इसके बारे में ये आइकॉन अखबार बहुत बड़ी बात है। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि कोई किसी को इतनी बड़ी बात कह दे, क्योंकि आपको पता है मैगजीन्स और ये सारे वाले बड़े कंजूस होते हैं अपनी तारीफों में। ये पाकिस्तान में मैं पहला हूँ जिसको ये उन्होंने The only one दिया। उन्होंने कहीं मेरा सारा काम देखा, कुछ तस्वीर देखी, काम देखा, और मुझसे आके वो घबराने नहीं के सेट पे मिले थे, तो वो दो चार बातें की, उन्होंने काम करते देखा, अंदाज ये वो तो वो कई बार भी आर्टिस्टों को देख चुके थे वो, तो उस पे उन्होंने जो कंपैरिजन किया तो उन्होंने कहा जी कि ये हमारे पास तो आप हो, तो ये फिर उन्होंने मेरे लिए लिख दिया। सर, आज तक सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला है? सबसे ज़्यादा वो तारीफ जो आपके दिल को जाके लगी हो, यार ये अब मुझे लगता है मैंने कुछ किया है, चाहे वो माँ बाप की तरफ से हो, चाहे वो घर वालों की तरफ से हो, बाहर थोड़ा सा मैं ना थोड़ा सा अपने बारे में बड़ा, अपने आप को बड़ा अंडररेटेड रखता हूँ, मैं ज़्यादा बढ़ने की कोशिश नहीं करता। अभी तक उस तरह का किसी ने कहा नहीं, कुछ कमेंट आया नहीं है अभी तक। अच्छा, बट ये बताएं कि मैन विद 1000 फेसेस इज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। हाँ, लेकिन बहरहाल मजे की बात है ना, अब मैंने इसको इतनी ज्यादा सीरियस लिया नहीं है ना। नहीं, हमने बड़ा सीरियसली ले लिया ना, हमने 36 दफा कह भी दिया, बिकॉज़ फॉर मी इट्स अ वेरी बिग डील। बिल्कुल बिकॉज़ लोग तो यही कहते हैं हाँ ये पॉजिटिव कैरेक्टर्स बहुत अच्छा करते हैं, हाँ ये इनकी कॉमेडी बहुत अच्छी है, डब्बे में डाल देते हैं ना। व्हाट आई वांट टू नो इज अ क्रेजी फैन मोमेंट, जो आज भी सोचते हैं तो कहते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था। एक खातून थी, कोई लड़की थी जो पता नहीं कहाँ से ढूंढा के मेरे घर आ गई और आके उसने कहा कि मैं उसकी बीवी हूँ, नहीं रिजाज की मैं बीवी हूँ। हाँ, और जब मैं घर आया तो मैं परेशान, मैंने कहा जी मैं तो आपको, घर वालों के आगे से रिएक्शन क्या थी? वो सब उन्होंने, माँ ने मुझे कहा जी ब्याह करने से पहले दस देना से। हाँ। मेरा ब्याह नहीं हुआ, मैं इन्हें जानता भी नहीं है। हाँ। तो वो बताया कि वो जी मैं मुल्तान से आपके प्लेज और आपको देखती थी, और मैं आई यहाँ से, मैंने पता करते 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 यहाँ तक आया ही हूँ। तो बच्ची ने अपना आके रिश्ता खुद डाल दिया? खुद ही रिश्ता डाल दिया, और फिर उसको खाना खिलाया, और उसको फिर मैं जाके बस में बिठा के आया कि जाओ जी अपने घर जाओ। ताड़ी मेहरबानी। मेहरबानी। अच्छा सर, मैं जल्दी से ये यहाँ पे दिखा दूँ, फिर आपके फैंस के लिए आपका पैगाम भी लेना आपकी इजाज़त से। ओके, सो आई थिंक वी आर डन ओवर हियर, बिकॉज अब हमारे पास टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। सो आई वुड लाइक टू शो द, बेटा एक सेकेंड अगर आप छोड़ देते हो ना, तो मैं उनके हाथ जो हो गया है वो दिखा देती हूँ, बिकॉज वी आर आउट ऑफ टाइम ना। लुक, एक तो वैसे ही बड़े खूबसूरत हाथ, ये हमने आप लोगों के लिए व्यूअर्स नेल आर्ट करके दिखाया है। सना बताएंगे कि ये एग्जैक्टली क्या हमने किया है? ये हमने डिफरेंट न्योन कलर्स में जो है उसका फ्रेंच बनाया है, ताकि ये क्योंकि आजकल शादी का सीज़न भी है और ये पार्टी वेयर भी है, और आप इसको कैजुअली फॉर्मली आप इसको कर सकते हैं। तो बेसिकली आप तक बंदा पहुंच जाए तो काम डन हो जाता है। हाँ, बस जो भी आपने रंग बिरंगे टूटी फ्रूटी चुड़ैलों वाले नेल करने हैं, नॉर्मल वाले करने हैं, फ्रेंच करने हैं, जो भी करना है, आपके बहुत ही ट्रेंड जो टेक्नीशियंस हैं वो ये काम कर देंगे। एंड फाइनली, इज द फूड रेडी? जी डन। द कोफ्ताज आर रेडी। जी। मैंने कहा कि ये भी अपने नेल्स ना कराने शुरू कर दे तो हमारा खाना ही रह जाएगा। थैंक यू सो मच मेरी जान, ब्लेस यू। एंड में सर
योर मैसेज टू योर फैंस, कोई दिल की बात जो आप उनसे शेयर करना चाहते हो या कोई उनको एडवाइस देना चाहते हैं? बस सिर्फ मैं ये एडवाइस तो नहीं, मतलब ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब भी फैमिलीज़ के साथ आप किसी भी फ़नकार को देखें तो थोड़ा सा मुहज़्ज़बाना बिहेव करें, जल्दबाजी न डालें, और उससे बड़ा कुछ डिस्टर्ब भी हो जाता है। थोड़ा सा फील किया करें कि यार ये अपनी फैमिली के साथ है तो हमें इसके साथ बड़ा इंसानों जैसा बिहेव करना है। और फिर उसके बाद अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अपने बच्चों के साथ है, बिज़ी है, देखें याद रखिएगा कि सबसे पहला हक किसी भी इंसान के ऊपर, डजेंट मैटर आप कितने बड़े स्टार हैं क्या हैं, उसके घर वालों का होता है, और सबसे ज़्यादा औलाद का और माँ बाप का। मियाँ बीवी को तो चलो आप समझा लेते हो, मगर अपने मेरे हस्बैंड खुद ही साइड पे हो जाते हैं कि जाना आप तस्वीरें खिंचवा लो, लेकिन मेरे बच्चे अगर मेरे साथ है तो मैं उन्हें किस मुंह से समझाऊं, या नहीं साहब किस मुंह से समझाएगा, परा हो जाओ, मतलब यू फैमिलीज़ को साथ लेके चलना पड़ता है। तो अगर कभी कोई ना कर देता है तो प्लीज़ बदतमीज़ियाँ, बदवाएँ वगैरह इनको ज़रा अवॉइड किया करें। हमारे इतने से दिल होते हैं वो टूट जाते हैं। टूट जाते हैं। ब्लेस यू सर, आई सलूट यू, यू ट्रूली आर द मैन विद 1000 फेसेस। इंशाल्लाह सून टू बी एन ऑस्कर विनर। ये हमारी दुआ है, ख्वाहिश है आपके लिए कि ऐसा आपको रोल किरदार मिले, ऑस्कर मिले ना मिले, आपको लगे कि आपको ऑस्कर मिल गया। बिल्कुल, इंशाल्लाह। थैंक यू। अब छोटी सी एक ब्रेक लेंगे हम पूरे दिन की, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी कल सुबह। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुदा हाफ़िज़।